हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। आइए बच्चों, आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण क्यों किया गया या तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले बहुत कम तत्वों की खोज हुई थी और उनके गुणधर्मों को याद रखना बहुत आसान था, लेकिन समय के साथ साथ नए नए तत्वों की खोज हुई और इस समय 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और इनके विभिन्न यौगिक पाए जाते हैं। इनको गुणधर्मों को याद रखना एक जटिल कार्य हो गया। फिर विभिन्न वैज्ञानिकों ने इन जटिल कार्यों को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए अपने अपने प्रयास किए। सबसे पहले प्रयास करते हैं डोवे राइनर। डोवे राइनर ट्रायड नियम देते हैं, त्रिक नियम देते हैं। इन्होंने कहा कि यदि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जाए तो पहले तत्व का परमाणु भार तीसरे तत्व के परमाणु भार का, पहले तत्व का परमाणु भार और तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य आधा दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। फिर न्यूलैंड साहब आते हैं। न्यूलैंड कहते हैं कि जिस प्रकार से सारे गामा पा धाने के बाद सा आता है, उसी प्रकार से यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक सात तत्व के बाद आठवां तत्व पहले तत्व से समानता दर्शाएगा। फिर आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर अपना कर्व नियम देते हैं। फिर मेंडलीव साहब आते हैं। फिर मोजले साहब आते हैं। फिर विभिन्न लोगों ने अपने अपने मत के आधार पर कोई परमाणु क्रमांक को, कोई परमाणु भार को, सब अलग अलग आधार मानकर वर्गीकरण किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डोवे राइनर का त्रिक नियम। डोवे राइनर का त्रिक नियम। डोवे डोवे राइनर का त्रिक नियम। त्रिक नियम, इस नियम को ट्रायड भी कहते हैं। डोवे राइनर के त्रिक नियम को क्या कहते हैं? ट्रायड कहते हैं। इन्होंने कहा कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तत्वों को यदि एक साथ रखा जाए, यदि एक साथ रखा जाए तो पहले तत्व का परमाणु भार क्या, पहले तत्व का परमाणु भार प्लस तीसरे तत्व के परमाणु भार का माध्य दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। क्या होगा? दूसरे तत्व का परमाणु भार होगा। जैसे ये दो एग्जाम्पल हैं। मैग्नीशियम का परमाणु भार पहले तत्व और दूसरे तत्व के परमाणु भार का क्या होगा? माध्य होगा। 48/2 ठीक है। फिर आते हैं न्यूलैंड साहब।
देखिए कौन सा नियम देते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए। आइए फिर आते हैं न्यूलैंड साहब। कौन आता है? न्यूलैंड। न्यूलैंड, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इन्हें ऑक्टेव कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्टेव। इन्होंने कहा जिस प्रकार से हिंदी साहित्य में सारे गामा पा धानी के बाद सा आता है, उसी प्रकार से इन्होंने कहा जैसे हिंदी साहित्य में सारे गामा पा धानी के बाद सा आता है, उसी प्रकार से यदि हम तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखें, तो यदि तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखें, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, नियान के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक, आर्गन के बाद पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक, तो इन्होंने कहा देखिए ये सब प्रत्येक 7 तत्व के बाद 8वां तत्व पहले तत्व से क्या दर्शा रहा है? समानता दर्शा रहा है। लेकिन इनका भी नियम बहुत अधिक नहीं चल पाया और ये नियम भी क्या हो गया? फेल हो गया। जब ये नियम फेल हो गया तब लोथर मेयर साहब आते हैं। वो लोथर मेयर कर्व का नियम देते हैं। क्या देते हैं? कर्व का नियम देते हैं। तो ये नियम भी क्या हो गया? फेल हो गया। लिख लीजिए, लिख लीजिए। फिर आते हैं लोथर मेयर। कौन आता है? लोथर मेयर। लोथर मेयर, लोथर मेयर, लोथर मेयर का वक्र नियम, कर्व था, कर्व नियम, कर्व नियम, कर्व नियम। इन्होंने कहा कि यदि हम क्या बनाए? कर्व बनाए, ऐसे कर्व बनाते हैं। इन्होंने बताया कि परमाणु भार जिनका अधिक होगा वो नीचे होंगे, जिनका परमाणु भार कम होगा ऐसे तत्व ऊपर होंगे। लेकिन ये भी नियम चल नहीं सका और फेल हो गया। तो लोथर मेयर का कर्व नियम भी नहीं चल पाया। फिर मेंडलीव साहब आते हैं।
कौन आता है? मेंडलीव। मेंडलीव 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 का आवर्त नियम। मेंडलीव साहब ने बताया कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम, मेंडलीव के जो आवर्त सारणी का उद्देश्य था वो परमाणु भार था। क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। प्रश्न पूछा जाता है कि मेंडलीव ने आवर्त सारणी में क्या आधार माना था? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी का आधार था परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार, एटॉमिक वेट। क्या था? एटॉमिक वेट, परमाणु भार। इन्होंने कहा तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या कहा? इन्होंने कहा कि तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। तत्व परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि यदि हम तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। क्या कहा इन्होंने? यदि तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे, बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्वों की समान गुण वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होगी। क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। और मेंडलीव के ये नियम कुछ हद तक सही थे। मेंडलीव साहब जो तत्व नहीं खोजे गए थे उनके लिए अपने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ दिए थे। क्या छोड़ दिए थे? रिक्त स्थान छोड़ दिए थे।
आइए, आधार परमाणु भार ही है। देखिए, प्रश्न पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की सफलता का कारण क्या है। सफल तो बहुत नहीं रही, लेकिन काफी दिनों तक सफल रही। सफलता का एक कारण ये भी है कि जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी उन्हें अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे ना। जैसे एल्का एल्युमिनियम, एल्का सिलिकॉन बता दिए थे कि ये तत्व खोजे जाने हैं। ठीक है, जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, जिन तत्वों की खोज नहीं हुई थी, उनके लिए विशेष स्थान दिए थे, उनके लिए स्थान रिक्त कर दिए थे, स्थान रिक्त कर दिए थे। यही कारण है कि इनकी आवर्त सारणी आज भी पढ़ी जाती है। ठीक है, और इनके आवर्त सारणी में दोष भी थे। दोष क्या था? इनके आवर्त सारणी की डेमेरिट क्या थे, दोष क्या था? देखिए, इनके आवर्त सारणी के दोष ये थे कि कम परमाणु भार वाले तत्व से अधिक परमाणु भार वाले तत्व पहले आ जा रहे थे, ये कमियां थी। मेंडलीव आवर्त सारणी बनाए उस समय शून्य वर्ग नहीं था, शून्य वर्ग नहीं बनाए थे, और तत्वों को उनके परमाणु भार के आधार पर रखा था। तो जिनका परमाणु भार अधिक था वो कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले आ जा रहे थे। ये भी इनकी क्या थी? कमियां थी। फिर वैज्ञानिक आते हैं मोजले। कौन आता है? मोजले आते हैं। इनके आवर्त सारणी में संशोधन करते हैं, संशोधित आवर्त सारणी देते हैं, और तत्वों को परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन बताते हैं। क्या बताते हैं? कि तत्व परमाणु भार के नहीं बल्कि तत्व परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होता है। उन्होंने परमाणु क्रमांक के आधार पर वर्गीकरण किया और वो सफल रहे। आइए फिर देखते हैं मोजले की आवर्त सारणी। किसकी आवर्त सारणी? मोजले की। फिर एक वैज्ञानिक आते हैं, नाम है मोजले। मोजले की आवर्त सारणी, इनकी आवर्त सारणी कुछ मेंडलीव जैसी ही थी, लेकिन इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा था। किसके आधार पर रखा था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर के आधार पर। किसके आधार पर? परमाणु क्रमांक के आधार पर। क्या था, कैसा था? आइए, इन्होंने कहा कि तत्व को यदि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखें तो एक निश्चित समय के बाद समान गुणधर्म वाले तत्वों की क्या होगी? पुनरावृत्ति होगी। और इन्होंने ऐसे रखा, और जो आपको आवर्त सारणी दिखती है, दीर्घाकार आवर्त सारणी,
वो मोजले की बनाई हुई आवर्त सारणी है और वही हम लोग पढ़ते भी हैं। ठीक है, तो इतना सब आवर्त सारणी के बारे में। सबसे पहले जो आवर्त सारणी का आधार माना गया था, जो वर्गीकरण का पहला आधार था ना, वो तत्वों और सॉरी धातुओं और अधातुओं के आधार पे था कि कुछ तत्व धातु हैं और कुछ तत्व अधातु हैं। क्या है? कुछ तत्व धातु हैं और कुछ क्या है? अधातु हैं। लेकिन जब इसके आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो बीच में कुछ तत्व उपधातु भी होते हैं, तो उनको कहाँ रखा जाए ये नहीं बता पाए थे, तो उनका नियम पढ़ा भी नहीं जाता है। लेकिन सबसे पहले डोबे-राइनर के त्रिक नियम से भी पहले एक नियम था कि धातुओं और अधातुओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके आगे आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी ब्रीफ में पढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया। हमारा यूट्यूब चैनल अब 950 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गया है। आपके ही प्रयास से ये सब हो पाया है। ठीक है, तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक। ठीक है।